बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे फीडबैक दीजिएगा वॉइस, कैमरा और स्क्रीन पे। जी, हाज़रीन और सामेईन बताइएगा। जी, सबको क्लियर है? सब ओके है? सब क्लियर, सब ओके? ठीक हो। आपको पता ना, आज आपको पहली असाइनमेंट मिलेगी या मिल गई है? ग्रुप में पहुंच गई है? असाइनमेंट वन आ गई ग्रुप के अंदर? ओके। मैंने टीए भाई को कहा तो था कि वो शेयर कर दें, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे सच याद आ गया। उनका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ने बैन कर दिया है, तो उन्होंने मुझे भेजी भी है। मैं फिर क्लास के फौरन बाद शेयर करता हूँ। मुझे याद आ गया। ठीक है। इतनी चीजें चल रही होती है कि बंदा भूल जाता है। कोई बात नहीं। सर जी, गुज़िश्ता से व्यवस्था अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए। गुज़िश्ता से व्यवस्था अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो। जी, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट के एलिमेंट्स कितने होते हैं? मटीरियलिटी किसे कहते हैं? ऑडिट के फायदे, सारी बातें क्लियर हो गई हैं? क्या मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ा दिया है, या आप लोग पढ़ के नहीं आए? कोई तो एक रीजन होगा, या मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा या आप लोग पढ़ के नहीं आए होंगे। जी, आमना, ईशा, हमजा, इकरा, रूमी, ऐना। ये ऐना पूरा नाम आप अपना मुझे बता सकते हो? ये इसको ऐना प्रोनाउंस करना है या इसको क्या प्रोनाउंस करना है? अच्छा, अपने ईमान से बताइएगा, घर पे कितने देर तक आप लोगों ने पढ़ा है? कितना टाइम स्टडी किए घर पर? ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं किया गलती से कभी भी अभी तक? 1 घंटे से ज्यादा दिल तो नहीं लगा लिया ऑडिट के साथ? लगाना भी नहीं है। लगाना भी नहीं है। जी, ANNA, मुझे आपने बताया नहीं कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं। ठीक है। किस नाम से? अना। अना। जी सर। अच्छा, अना। तो अना का मतलब तो नेगेटिव, वो नहीं होता? सर इसका तो कब? पॉजिटिव में भी है कि प्राउड अपने पेरेंट्स का। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अना। मैं आपको ऐना ऐना पढ़ रहा था। मैंने कहा शायद कोई नाम, आपको कोई शॉर्ट नाम रखा हुआ है यहाँ पे। नहीं सर। चलिए ठीक है। डन हो गया बॉस। ठीक है, आप खुद को म्यूट कर लें। ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं कहानी को। कल हम लोगों ने बात की थी कि ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिट क्या होता है। ऑडिट की डेफिनेशन के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन है ऑफ अकाउंट्स। एंटिटी बनाती है, ऑडिटर वेरीफाई करता है अकाउंट्स का। जो बड़ा नाम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट शामिल होती हैं। इस स्लाइड से कोई सवाल? इस स्लाइड से कोई सवाल है? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्टूवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी, एजेंसी, इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, ट्रू एंड फेयर क्या है,
मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो स्टूवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और एजेंसी, ये जितनी बातें हैं, इंडिपेंडेंस, पूरी स्लाइड से मुझे बताइए। अगर कोई बात, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट, कोई जुमला समझ ना आया हो, उसकी उर्दू ना की जा रही हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना बैठ रही हो, तो मुझे बताएं। छोटे से छोटा सवाल भी हो तो बताइए। अपने अंदर आपने उसको संभाल के नहीं रखना, क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट सीधे नहीं करेगा आपके। तो एनी सिंगल क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज लेट मी नो। पक्की गल है, कोई सवाल नहीं थोड़ा? इतने प्यार से पूछा था, फिर भी आपने कहा सर कोई सवाल नहीं है। चले कोई नहीं, चले आगे आते हैं। ट्रू एंड फेयर और मटीरियलिटी। तो ट्रू एंड फेयर या मटीरियलिटी से कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। बड़ा एक सवाल आ गया जनाब, इसको मैं आंसर करता हूँ। आपना खालिद का एक सवाल आया, अच्छा सवाल है जी। ट्रू एंड फेयर मटीरियलिटी से कोई सवाल? ट्रू एंड फेयर क्या होता है? मटीरियलिटी, एक इंफॉर्मेशन कब मटीरियल होती है, कब नहीं होती। ठीक है, एक सवाल आ गया रूमी, ट्रू एंड फेयर का एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, मैं दोबारा से देता हूँ, वैसे हम लास्ट 2 डेज से इसी की एग्जाम्पल करते आ रहे हैं, आज दोबारा बता देता हूँ जी। ट्रू एंड फेयर से किसी और भाई का, किसी और बहन का कोई सवाल? मटीरियलिटी क्लियर है, क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन कब मटेरियल होगी, कब नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी हैं। मैनेजमेंट का काम है फ्रॉड को देखना, फाइनेंशियल्स बनाना, कंपनी के कंट्रोल सेटअप करना, गोइंग कंसर्न को देखना। खैर ये सारी बातें हम लोगों ने इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में भी कवर करने के साथ साथ, तो जस्ट आपने रीड करना था और कुछ नहीं करना था। इसका जो सबसे रेलेवेंट है वो ये ज्यादा थी कि .6, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देना, उसको बताना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इंफॉर्मेशन एडिशन प्रोवाइड करना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना। तो ये पढ़ी है, इसमें कोई सवाल, इसमें तो सवाल बनता है, इसमें तो लाजमी आपका कोई ना कोई सवाल होना चाहिए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इस स्लाइड पे कोई सवाल ना हो, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल अल्फाज लिखे हुए थे, अगर आपने पढ़े हो तो लाजमी आप लोग थोड़ा सा तो परेशान हुए होंगे कि यार ये सर ने तो बात बताई नहीं थी। तो इस स्लाइड पे तो सवाल बनता है। क्या है किसी का कि गोइंग कंसर्न क्या होती है, सबसीक्वेंट इवेंट किसे कहते हैं, फ्रॉड क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ सवाल वगैरह है? ठीक है, हाजरीन में से एक हाजरीन हमें बहुत पुराने नजर आ गए, उन्होंने गए वक्तों में R1 सीडो में पढ़ा था। अच्छा जी, फिर ऑडिट के फायदे क्लियर है। ऑडिट के फायदे अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या आप लिख सकते हैं? अगर आपसे सवाल आ जाए, कि अब सवाल पूछता है, अक्सर पूछ लेता है कि भैया ऑडिट के फायदे बता दें, तो क्या अब आप उसके फायदे बड़ी आसानी के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, एडवांटेजेस में कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? टाइप पे बता दें या बोल के बता दें? एडवांटेजेस क्लियर है। देखिए मैं वक्त लगा रहा हूँ, शुरू के 15 मिनट मैंने इसी काम पे रखे हैं कि पिछले दिन का रिकैप कर लें, आपके सवाल ले लें। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसको कभी भी पॉजिटिव नहीं लूंगा। सवाल होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअल लर्निंग है। ओ, चलो कोई बात नहीं।
मिस ने कहा सर मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, सॉरी मिस, हम आपके दुख में आपके शरीक हैं। हाँ जी, आमना, अना, ईशा, हमजा, इकरा, रूमी। बच्चों कोई सवाल एडवांटेजेस से है तो पूछ लें, यकीन मानिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, पूछ लें। क्लियर है? चलो, दो सवाल आए थे इस दौरान। एक सवाल ये था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। बड़ा रेलिवेंट सवाल है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए बड़े आसान सा डिफरेंस ये है, अगर आप TCWG का फुल फॉर्म देखें ना, वो बनता है दोज, यानी कि वो लोग चार्ज, जिनको चार्ज दिया गया है, जिनको पावर दी गई है, विद किस चीज की, गवर्न करने की। ऐसे लोग जिनको गवर्न करने की ताकत दी गई है, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ऐसे लोग जिनको ताकत दी गई है एंटिटी को गवर्न करने की, एंटिटी को चलाने की। और मैनेजमेंट लोअर स्टाफ होता है जो कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के अंडर काम कर रहा होता है। तो आप ये कह सकते हो कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में ओनर आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, CEO आ जाएगा, डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाएंगे। और मैनेजमेंट वो लोग जो कि इनके अंडर ऑपरेट करते हैं, वो लोग जिनके अंदर काम करते हैं। मैंने स्लाइड शो की हुई है, क्या आपको स्लाइड क्यों शो नहीं हो रही? स्लाइड तो मैंने विजिबल की हुई है, क्या आप में से किसी को स्लाइड का इशू आ रहा है? इकरा मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, किसी कोई कुछ चीज पढ़ा नहीं रहा। सवाल एक आया था, डिफरेंस बिटवीन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो आमना ये क्लियर होगी बात आपको? जी, अगर स्लाइड नजर नहीं आ रही है तो फिर एक दफा री लॉग इन कर लो। अच्छा जी, ये सवाल क्लियर है? आमना सवाल क्लियर है बेटा? हाँ जी, आप इनको आसानी के लिए BOD भी कह सकते, जस्ट टू मेक इट कंसेप्चुअली क्लियर आप इसको BOD कह सकते। अच्छा जी, एक और सवाल आया हुआ है मेरे पास, उनको भी आंसर करते हैं। ट्रू एंड फेयर का कोई एग्जांपल दे दें, ट्रू एंड फेयर की एग्जांपल। चल बताता हूँ। आपने अपने पापा से पैसे लिए और पापा को ये कहा कि पापा पापा मुझे 5,000 रुपया चाहिए, नई क्लासें हैं और मुझे रजिस्टर लेना है, मुझे कैलकुलेटर लेना है, मुझे पेन लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। पापा ने आपको 5,000 रुपया निकाल के दे दिया। आप घर से बाहर आए, थोड़ा सा आगे गए, नुक्कड़ पे एक पान वाली दुकान थी, वहां पे पहुंचे और वहां से आप बड़ी प्यारी सी सुंदर सी एक डिबिया लेके दो कश लगा रहे हैं। तो क्या आपने पैसे जिस मकसद के लिए लिए थे उस मकसद के ऊपर इस्तेमाल किए? बताओ। नहीं किए। इसका मतलब है कि आपने उन पैसों का इस्तेमाल गलत किया। अमाउंट उतनी है 5,000, मगर जिस मकसद के लिए लिए थे, जिस यूज के लिए लिए थे, आपने उसका फेयर यूज नहीं किया। आपने इसका फेयर यूज नहीं किया। अच्छा, अब ट्रू क्या है? आपने 5,000 रुपया लिया और आपने कॉलेज में ये कहा हुआ है कि मैं आपको 3,000 रुपये से ज्यादा फी नहीं दे सकता। घर से आपने ले लिए 5,000, कॉलेज आ गए आप दे रहे हैं 3,000। तो भैया क्या आपने सच बोला?
बताएं, क्या सच बोला? तो रोमी भाई आपने क्या बोला? आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, आपने गलत बयानी की, तो आपने ट्रू स्टेटमेंट पास नहीं की। इसी तरह जब क्लासिफिकेशन गलत होती है, हम कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट्स फेयर नहीं, खरे नहीं है। और जब क्लासिफिकेशन ठीक हो मगर वैल्यू गलत आ रही हो, तो हम कहते हैं कि ट्रू नहीं। क्लियर होगी बात? तो ट्रू एंड फेयर का मतलब क्लियर हो गया आपको? चलो, अब आगे चल सकते हैं गाइस? कम तो चलिए, चलो चलिए, चले जी, चले भट्ट साहब, चलते हैं। आज हम लोगों ने एक नया वर्ड पढ़ना है। पता है आपके बुक का नाम क्या है? आपके जो कैफ 8 है इसका पूरा नाम क्या है? कोई बता सकता है? कैफ 8 का पूरा नाम बताएं। क्या ये खाली ऑडिट है? नहीं, इसका पूरा नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस। इसका पूरा नाम क्या है? ऑडिट एंड एश्योरेंस। आपको पता है अश्योरेंस एक बड़ी टर्म है। अश्योरेंस का जो वर्ड है ना, ये ब्रॉडर टर्म रख, किसी भी चीज को, आई रिपीट, किसी भी चीज को चेक करने का नाम है अश्योरेंस। किसी भी चीज को चेक करने का नाम है अश्योरेंस। एग्जाम्पल, आपको याद है मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि फैमिली ने आपको भेजा है गाड़ी चेक करवा के लाओ, पार्क व्हील्स वाले के पास जाओ, उससे पूछो कि आप मरी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एग्जाम्पल याद है? तो क्या वो ऑडिट था? क्या वो उस गाड़ी का ऑडिट हुआ था? नहीं। आपने पार्क व्हील्स वालों से अश्योरेंस रिपोर्ट ली थी। आपने पार्क व्हील्स वालों से क्या लिया था? अश्योरेंस रिपोर्ट ली थी। आपने पार्क व्हील्स वालों से ये पूछा था कि भैया ये गाड़ी मरी जा पाएगी या नहीं। दैट वाज एन अश्योरेंस रिपोर्ट टेकन फ्रॉम पार्क व्हील्स। इसी तरह अगर आप लोग 3-4 दोस्त मिलके खाना खाने जाएं और वेटर आपको बिल ला के दे, तो क्या आप एक दफा बिल का टोटल चेक करते हैं? आइटम के जो प्राइस मेन्यू पे थे, क्या उतने ही प्राइस लगाए हैं वो चेक करते हैं? जो क्वांटिटी मंगवाई है क्या उतनी ही क्वांटिटी बिल पे लगी हुई है वो वेरीफाई करते हैं? तो आपने पहले इसका किया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी कि आपने आइटम देखी, क्वांटिटी देखी, और जो उसकी वैल्यू आ रही है मेन्यू कार्ड पे वो देखी। ये है हॉरिजॉन्टल, लाइन बाय लाइन। फिर आपने सबका टोटल भी करके देखा वर्टिकली। पहले हॉरिजॉन्टल टोटल किया, फिर वर्टिकल टोटल किया, तब जाके आपने कहा कि ये बिल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा। तब जाके आपने इस बिल के अगेंस्ट अपनी जेब से क्या निकाले? पैसे, और किसको दे दिए? वेटर को। और वेटर लेके चला गया। वेटर लेके चला। सर ये जो आपने हरकत अभी बिल के साथ की है, जिसको आपने दाएं तरफ भी देखा है, बाएं तरफ भी देखा है, ऊपर से नीचे भी देखा है, नीचे से ऊपर भी देखा है, थॉरोली चेक किया है, क्या ये बिल का ऑडिट है? क्या मैं इसको बिल का ऑडिट कहूंगा? नहीं, ये बिल का ऑडिट नहीं है। ये आपने उस बिल की अश्योरेंस चेक की है कि क्या बिल ठीक बना है या बिल ठीक बना है या। सर जी अश्योरेंस जो है ना, ये एक ब्रॉडर वर्ड। अश्योरेंस
अपने अंदर एक ब्रॉडर वर्ड। किसी भी चीज को किसी भी तरह जब आप चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि आप इसकी क्या हासिल कर रहे हैं, अश्योरेंस हासिल कर। इस अश्योरेंस के अंदर जब स्पेसिफिकली हम अकाउंट्स की बात करें, ऐसी अश्योरेंस असाइनमेंट जिसमें अकाउंट्स को चेक एंड बैलेंस करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, उस तरह की अश्योरेंस कहलाती है, उस तरह की अश्योरेंस कहलाती है ऑडिट। तो अश्योरेंस एक बड़ी टर्म है, हर चीज को वेरीफाई करना अश्योरेंस है, मगर सिर्फ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं उसी दरख्त के नीचे, तो उस दरख्त की जो शाख है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील करती है, जो अकाउंट्स को डील करती है, उस शाख का अपना नाम है। और वो शाख क्या कहलाती है जरा बताएंगे? उस ब्रांच का नाम क्या है? भैया ये बात अब भूलेगी? अच्छा, अब अश्योरेंस तीन तरह की होती है। अश्योरेंस तीन तरह की होती है, इसको मैं मिटा देता हूं। अश्योरेंस की तीन किस्में। पहली है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। पहली कौन सी है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। दूसरी है रीजनेबल अश्योरेंस। और जनाब तीसरी है लिमिटेड अश्योरेंस। पहली कौन सी है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। जनाब आली दूसरी कौन सी है? रीजनेबल अश्योरेंस। सर तीसरी कौन सी आपने बताई? लिमिटेड अश्योरेंस। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ अश्योरेंस की कितनी टाइप्स हैं, आप कहेंगे तीन: एब्सोल्यूट, रीजनेबल, लिमिटेड। सर एब्सोल्यूट कहते हैं 100% चीजों को वेरीफाई करना। वर्ड है ना एब्सोल्यूट, टोटल 100%, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। रीजनेबल कहते हैं 70% से 80%, 90% चीजों को वेरीफाई करना, 100 से कम और 70 से ऊपर। ये परसेंटेजेस समझाने के लिए बता रहा हूं, स्टैंडर्ड ने ऐसी कोई परसेंटेज नहीं दी, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लिमिटेड अश्योरेंस होती है बहुत कम, 30%, 40%, 50%, 60%। तो एब्सोल्यूट कंप्लीट 100%, रीजनेबल एब्सोल्यूट से कम, मगर एक अच्छी लेवल की इंश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस। और लिमिटेड बहुत थोड़ी। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, बल्कि एक सिनेरियो दूंगा, और उस सिनेरियो के बाद आपको ये तीनों बातें 100% क्लियर हो जाएंगी, ट्राइड एंड टेस्टेड। सर जी फर्ज करें आपके घर आपका रिश्ता देखने आए हैं, ले जी, अब सारे एक्टिव हो जाएंगे। आपके घर आपका रिश्ता देखने आए हैं, तो आपसे अगर आपके बारे में सवाल किया जाए, आप इन तीनों में से कौन सी एश्योरेंस दे रहे होंगे? एब्सोल्यूट, रीजनेबल या लिमिटेड? बताएं।
आपसे अगर आपके बारे में ही सवाल किया जाए तो क्या आप अपने बारे में 100% जानते हैं? क्या आप अपने बारे में 100% जानते हैं? तो आप उन दोस्तों को जो आपको देखने आए हैं, आप कैसी एश्योरेंस दे रहे होंगे? इट वुड बी एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इट वुड बी एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। चलिए मैं प्लॉट ट्विस्ट करता हूं। आपके घर में रिश्ते वाले आए हैं मगर आपका नहीं, आपके बड़े भाई का रिश्ता देखने के लिए आए और आपसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। तो बड़े भाई को तो आप बचपन से जानते हैं, उसी के साथ बड़े हुए हैं, मगर आपको क्या उसकी 100% बातें पता है? नहीं। रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं अपने भाई की, एक अच्छी लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकते हैं अपने भाई की। 100% तो नहीं मगर क्या 70%, 80%, 90% तक आप उसको जानते हैं, उसके बारे में अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा गुमान रख सकते हैं। चलिए एक और प्लॉट ट्विस्ट करता हूं। रिश्ता देखने के लिए आए हैं, सवाल जवाब आपसे पूछ रहे हैं, मगर रिश्ता है आपके दोस्त का या कजन का। क्या आप उसके बारे में 100% जानते होंगे? नहीं। क्या आप उसके बारे में 70-80% तक जानते होंगे? नहीं। आप लिमिटेड सी, बस एक मुनासिब सी अश्योरेंस दे देंगे, एक मॉडरेट सी अश्योरेंस दे देंगे। आप कहेंगे यार बस ठीक है, लड़का अच्छा है। अब बात करते हुए भी हिचकिचा रहे होंगे कि यार मैं क्या बात करूं, मतलब कल को मैं ही ना फंस जाऊं, कल को मैं ही ना फंस जाऊं। तो उसके ऊपर आप अश्योरेंस कौन सी देंगे? लिमिटेड। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिट में नहीं, हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस जनाबे अली नहीं देते, देते ही नहीं है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। हम इसके ऊपर मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिट के अपने बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं। ऑडिट की अपनी बहुत ज्यादा क्या है? लिमिटेशंस, मसले, जिसके चलते हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, जिसके चलते आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। तो पीछे कितने तरह की अश्योरेंस बच जाती हैं? तो एक रीजनेबल, एक लिमिटेड, एक रीजनेबल और एक लिमिटेड। अच्छा, अब ध्यान से बात सुन लो। ऑडिट यहां पे आएगा, ये ऑडिट है। ऐसी अश्योरेंस जहां पे रीजनेबल वे में बताया जाए कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये ऑडिट है। तो ऑडिट के अंदर जो अश्योरेंस जाती है, दैट अश्योरेंस इज रीजनेबल अश्योरेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी फिर लिमिटेड अश्योरेंस किस चिड़िया का नाम है? तो सर ये है रिव्यू। ये इस चिड़िया का नाम है, इस चिड़िया का नाम है रिव्यू। इस चिड़िया का क्या नाम है? भैया यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, फिर मैं आगे चलूंगा। यहां तक बेस खड़ी की है मैंने, ये बेस क्लियर है? आमना, अना, ईशा, हमजा, इकरा, रूमी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
ये बेस क्लियर हो गई है? तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, देनी ही नहीं है, पनाह मांगे शैतान मरदूद से। रीजनेबल, यस, किसमें? ऑडिट में। लिमिटेड, यस, किसमें? रिव्यू। अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या है और लिमिटेड अश्योरेंस क्या है। सर जी, रीजनेबल अश्योरेंस ऐसी अश्योरेंस है जो कि एब्सोल्यूट तो नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, मगर ये उसी तरह की हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। और कौन प्रोवाइड करता है? प्रैक्टिशनर। और जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो प्रैक्टिशनर का नाम हम क्या लेते हैं? ऑडिटर। जब ऑडिट की बात करते हैं तो प्रैक्टिशनर का नाम क्या बन जाता है? ऑडिटर। जब प्रैक्टिशनर की बात करते हैं तो ऑडिटर का वर्ड यूज करते हैं। कहां पे? रीजनेबल, बाय द प्रैक्टिशनर। और ये एक्सप्रेस होती है पॉजिटिव फॉर्म में। ये एक्सप्रेस किस में होती है? पॉजिटिव फॉर्म में। अब ये पॉजिटिव फॉर्म क्या है, इसके ऊपर हमारी एक डिबेट होनी है, तो मैं इसको अभी हाईलाइट कर रहा हूं। अभी इसके बारे में मजीद बात करते हैं थोड़ी देर तक। रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, मगर एब्सोल्यूट नहीं है। और इसको कौन देता है? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का दूसरा नाम इन केस ऑफ ऑडिट, ऑडिटर। और यहां तक बात समझ आती है। अब आ जाए लिमिटेड अश्योरेंस पे। सर जी ये हाई थी, कौन सी भला? रीजनेबल। ये मॉडरेट, ये मॉडरेट, यानी कि हाई से कम। कौन दे रहा है? वहां पे कौन दे रहा था? प्रैक्टिशनर। यहां पे भी कौन देगा? प्रैक्टिशनर। मगर यहां पे हम ऑडिटर का वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहां पे हम वर्ड ऑडिटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडिटर किस में होता है? ऑडिट में। रिव्यू में ऑडिटर नहीं होता। रिव्यू के लिए यही नाम यूज होगा, प्रैक्टिशनर का। रिव्यू के लिए यही नाम यूज होगा, प्रैक्टिशनर का। और ये दी जाती है नेगेटिव फॉर्म में। वो पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है। अभी इन दोनों के ऊपर डिबेट चलनी है हमारी, तो अभी मैं इस लफ्ज पे बात नहीं कर रहा। यहां तक बात समझ आती है? जी, यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी मुझे बताइए। यहां तक अगर कोई डाउट है तो क्लियर करें, फिर मैं आगे चलूंगा। और क्लियर यहां तक? जी, ऑल डन। आगे चलिए भाई। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने डिबेट करनी है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के ऊपर। अक्सर बच्चे ये लफ्ज का तर्जुमा गलत कर जाते हैं।
पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमेशा तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। आई रिपीट, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने जो कंक्लूजन निकाला है, आपने जो ओपिनियन निकाली है, वो आपने सीधी मत्थे पे कम्युनिकेट की है। यानी कि आपने कोई चीज घुमा फिरा के नहीं बताई, आपने साफ साफ बता दिया कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे। ये है पॉजिटिव फॉर्म। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। अना भाग गई है जी। सवाल ये है, सॉरी, वर्ड ये है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। सर जी, पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस, हम उस अश्योरेंस को कहते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दी जाए, उसकी मत्थे पे गोली मार दी है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दो टोक बात, सीधी बात, नो बकवास। ये है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। जैसे हम कहते हैं, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। तो अगर वो ट्रू एंड फेयर है तो कहेंगे ट्रू एंड फेयर है, और अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो क्या लिखूंगा? इन माय ओपिनियन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। खत्म बात। घुमाना नहीं है, तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बस जो बात है, जैसी बात है, उसको चेप देनी है, उसको बता देनी है। ये है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस, जिसमें आप सीधी बात कर रहे हैं और कोई फालतू की बात नहीं कर रहे। फिर आती है नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। मैं इसकी आपको और मिसाल देता हूं, उसी मिसाल को कंटिन्यू करते हैं। फर्ज करें आपका भाई, जिसका हिस्सा देखने के लिए आए हैं, आपसे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा भाई सिगरेट पीता है? तो अगर तो पीता है आप कहेंगे यस, मेरा भाई सिगरेट पीता है। और अगर नहीं पीता आप कहेंगे नो, मेरा भाई सिगरेट नहीं पीता। सीधी बात, कोई बीच में आपने आए बाय शाय नहीं किया। ये है पॉजिटिव फॉर्म। अब नेगेटिव क्या है? डेफिनेटली नेगेटिव में क्या होगा? आए बाय शाय। अब सुनने जरा गौर से। रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू की जो असाइनमेंट होती है ना, वो होती है 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, सवा महीना, हद 1.5 महीने। और ऑडिट होता है 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, 4.5 महीने। रिव्यू के अंदर आपके पास टाइम कम है, ऑडिट में टाइम ज्यादा है। रिव्यू में आप बस चंद मोटी मोटी चीजों को वेरीफाई करते हैं, मगर ऑडिट में आप हर चीज को वेरीफाई कर रहे होते हैं, चाहे वो वैल्यू में ज्यादा है या नहीं। मगर रिव्यू में सिर्फ उन मोटी मोटी चंद चुनिंदा चीजों को वेरीफाई किया जाता है। तो वहां पे जो आप अश्योरेंस देते हैं वो होती है नेगेटिव फॉर्म। मैं एक और मिसाल देता हूं। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये हमने सवाल सॉल्व किया, जरा इसको चेक तो कर दें। अब अगर मेरे पास टाइम हो आधा घंटा, तो मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं। मैं आपके साथ बैठूंगा, सवालों को देखूंगा, स्टडी करूंगा, चेक करूंगा, जो गलतियां होंगी वो निकाल के दूंगा। मैंने आपको रीजनेबल टाइम में रीजनेबल अश्योरेंस दे दी है। फिर आपको बताया कि तुम्हारा ये सवाल गलत है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, इसको ठीक कर लो। वर्सेस क्लास शुरू होने में 5 मिनट है, आप मेरे पास आ गए 30 मिनट वाली असाइनमेंट लेके, आपने कहा सर ये तो चेक कर दे जरा। अब मेरे पास है 5 मिनट, तो आपको लगता है कि उन 5 मिनटों में मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे पाऊंगा कि तुम्हारी असाइनमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही? डू यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है मेरे लिए, ह्यूमनली, ये करना कि 5 मिनट में मैं तुम्हारी 30 मिनट वाली असाइनमेंट वेरीफाई कर जाऊंगा? इज दैट फिजिबल
or not? It is not visible. It is not visible at all. मगर मैं क्या करूंगा? मैं 5 मिनट में कोई 5 में से कोई एक आधा सवाल जो मुझे पता है इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जिसकी वेटेज ज्यादा है, मैं उसको चेक कर लूंगा और उसकी बिहाफ पे आपको कहूंगा कि जहां तक मैंने तुम्हारे असाइनमेंट को पढ़ा है, ये उर्दू बड़े गौर से सुनने वाली है, जहां तक मैंने तुम्हारी असाइनमेंट को देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, सामने सामने मुझे कोई गलती नजर नहीं आई जिसकी बिना पे मैं ये कहूं कि तुम्हारे सवाल गलत है। ये मेरी उर्दू समझ आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला है कि सामने सामने मुझे ऐसी कोई गलती नजर नहीं आई जिसकी बिना पे मैं इस नतीजे पे पहुंचूं कि तुम्हारी असाइनमेंट खराब बनी हुई है, गलत बनी हुई है, बेहुदा बनी हुई है। ये है लिमिटेड एश्योरेंस। अब क्या उसको मैंने ये कहा कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तुम्हारे जो असाइनमेंट है वो गुड है? क्या मैंने ये कहा कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? क्या मैंने दो टोक बात की यहाँ पे? नहीं। क्या मैंने ये कहा है कि खराब बनी हुई है? नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि सही है, मैंने ये भी नहीं कहा कि खराब है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है सामने सामने तो मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही जिसकी बिहाफ पे, जिसकी बिना पे मैं ये कह सकूं कि तुम्हारी सॉल्व की हुई असाइनमेंट खराब है, तुम्हारी सॉल्व की हुई असाइनमेंट खराब। तो क्या मैंने ये बात घुमा फिरा के की है? सर जी, क्या मैंने ये बात घुमा फिरा के की है या दो टोक बात बताई है? जल्दी बता दें। घुमा फिरा के मैंने पहले दाएं घुमाया, फिर मैंने बाएं घुमाया, फिर मैंने गाड़ी स्ट्रेट की, फिर मैंने उसको कहा यार ऐसा लगता है कि मुनासिब है। अब इससे क्या होगा? आप बच जाएंगे। अगर कल को गलती आ गई तो आप क्या कहेंगे कि मुझे लगा था कि सही है, शायद गलती हो, क्योंकि मैंने गौर से चेक ही नहीं किया था। और अगर गलती नहीं आई तो आप शोके हो जाएंगे, मैंने कहा था ना ये सारी ठीक है। तो ये होता है फायदा लिमिटेड एश्योरेंस। और क्या लिमिटेड एश्योरेंस हम ऑडिट में देते हैं? सर जी, क्या लिमिटेड एश्योरेंस ऑडिट में दी जाती है? नहीं। ये कहाँ भी दी जाती है? सिर्फ और सिर्फ रिव्यू में दी जाती है। लिमिटेड एश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ रिव्यू में दी जाती है। अब ये लिखते कैसे हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसकी अल्फाजों को जरा गौर कीजिएगा, समाप्त फरमाइएगा। पहली लाइन, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, हमारे रिव्यू की बेस पे, नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन, ऐसा मेरे सामने कुछ नहीं आया, दैट कॉजेज मी टू बिलीव, जिसकी वजह से मैं ये मान जाऊं कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे। यानी कि जितना मैंने काम किया है, जितना मेरा रिव्यू है, उसके बाद मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया जो मुझे ये मानने पे मजबूर कर दे कि तुम्हारे अकाउंट्स खराब बने हुए या खराब नहीं बने हुए। तो दो नेगेटिव्स हैं। पहला, ऐसा मेरे सामने कुछ नहीं आया जिससे मैं ये मानने पे मजबूर हो जाऊं कि तुम्हारे अकाउंट्स खराब नहीं बने या खराब बने। सर जी, चैप्टर 15 है रिव्यू के ऊपर। मैं बता दूं आपको, चैप्टर 15 है आपका रिव्यू के ऊपर, और चैप्टर 1 से लेके 14 तक आपका है ऑडिट के।
चैप्टर 15 किस पे है? हाँ जी जरा बताएंगे, चैप्टर 15 किस पे है? जल्दी बताएं, चैप्टर 15 किस पे है? रिव्यू पे। और चैप्टर 1 से 14 किस पे पढ़ेंगे? 1 से 14 किस में पढ़ेंगे? ऑडिट। चलो ये बताइए, ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस होती है या एब्सोल्यूट होती है? बस ए और आर लिख दें। ऑडिट में रीजनेबल होती है या एब्सोल्यूट होती है? कौन सी, किस तरह की एश्योरेंस होती है? रीजनेबल। और रिव्यू में लिमिटेड होती है या रीजनेबल होती है या एब्सोल्यूट होती है? रिव्यू में बताएं। लिमिटेड। यहां तक ओके? एक सवाल बड़ा मजे का आया है रूमी भाई का, इसको मैं आंसर करता हूं। यहां तक ओके? अच्छा, रूमी भाई ने पूछा कि सर रिव्यू की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास? सर जी, मजे की बात यह है कि आप इसकी एग्जांपल पढ़ चुके हैं। मैं याद करवाता हूँ। रूमी भाई, आपने कंपनी लॉ का पेपर दिया है या देना है, या साथ दे रहे हैं? जरा बताइए। कंपनी लॉ, सी लॉ, कैप 7 अभी पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लिया है? कुछ याद है? ऑडिट के बाद देना है? कोई खुदा का खौफ करे यार। साथ देना है या इसके बाद देना है? अच्छा, तो आपने डरा ही दिया था यार। मैं आपको बताता हूँ, ये जनाब मैंने एक किताब साथ रखी हुई है, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ हमसे कुछ डिमांड करता है। मैं आपको सेक्शन रेफरेंस के साथ बताता हूँ। जी सर जी, कंपनी लॉ ये कहता है कि साल के पीछे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनका क्या होता है, रिव्यू या ऑडिट? जरा बताएं। जो साल के पीछे फाइनेंशियल्स बन गई हैं उनका रिव्यू होगा या ऑडिट होगा? जो साल के पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो खुदा का खौफ करो हमजा, जो साल के पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनका रिव्यू होता है या ऑडिट होता है? साल के पीछे, साल पूरा हो गया, फाइनेंशियल्स बन गई हैं, उनका ऑडिट करेंगे या रिव्यू करेंगे? उनका ऑडिट करेंगे। उनका ऑडिट करेंगे। मगर मगर कंपनी लॉ ये कहता है हाफ ईयरली। कौन सा ईयरली? हाफ ईयरली। यानी कि 6 महीनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाफ ईयरली अकाउंट्स, जब आप सेकेंड क्वार्टर में पहुंचते हैं तो उसका क्या करवाया जाता है? प्रैक्टिशनर को बुला के उसका रिव्यू कराया जाता है। उनका रिव्यू करवाया जाता है। और क्या रिव्यू की फर्म और ऑडिट की फर्म सेम होती है या फर्क होती है? रिव्यू की फर्म और ऑडिट की फर्म सेम होती है, फर्क होती है? मोस्टली सेम होती है। मोस्टली जो लोग रिव्यू करते हैं वही आगे ऑडिट भी कर रहे होते हैं, और जो ऑडिट कर रहे होते हैं वही अगले 6 महीनों का रिव्यू भी कर रहे होते हैं। सर जी, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, किस महीने से? फाइनेंशियल ईयर किस महीने से? हाँ, ओहो, ओ भाई, फाइनेंशियल ईयर को खुदा का नाम ले। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल पूछा यार। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली क्या होता है?
1 जुलाई से 30 जून। तो मुझे बताइए रिव्यू कितने महीनों के अकाउंट्स का होगा और किस महीने हो रहा होगा? रिव्यू कितने महीनों के अकाउंट्स का होगा और किस महीने हो रहा होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तक अकाउंट्स बन गए, दिसंबर तक अकाउंट्स बन गए तो रिव्यू करने के लिए प्रैक्टिशनर कब आएगा? रिव्यू करने के लिए जनवरी में आएगा, जनवरी में आएगा और जनवरी में ही चला जाएगा। और फिर दोबारा कब आएगा ऑडिट करने के लिए? दोबारा कब आएगा ऑडिट करने के लिए? दोबारा कब आएगा ऑडिट करने के लिए? 30 जून को आएगा। दोबारा ऑडिट करने के लिए वो आएगा 30 जून। भाई यहां तक कॉन्सेप्ट बन गया, यहां तक बात समझ आ गई है, ये बात अब भूलेगी तो नहीं? आमना, अना, ईशा, हमजा, इकरा, रूमी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या ये बात भूलेगी तो नहीं? गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आपको याद है ये 3 पार्टी रिलेशनशिप क्या होता है बता? ऑडिट फर्म, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर। सब्जेक्ट मैटर क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सूटेबल क्राइटेरिया क्या था? AFRF यानी कि IFRS। एविडेंस क्या था जो कंपेयर किया था? और रिपोर्ट कौन सी दी थी? अगर ऑडिट हो रहा है तो कौन सी रिपोर्ट दूंगा? अगर ऑडिट हो रहा है तो कौन सी रिपोर्ट दूंगा? जल्दी बता दो। ऑडिट रिपोर्ट। और अगर रिव्यू हो रहा है तो कौन सी रिपोर्ट दूंगा? जल्दी बता दो। रिव्यू के लिए कौन सी रिपोर्ट दूंगा? जल्दी बता दो। एश्योरेंस। रिव्यू हो रहा तो प्रैक्टिशनर कहूंगा या ऑडिटर कहूंगा या रिव्यूअर कहूंगा? रिव्यू हो रहा है तो क्या कहूंगा? रिव्यूअर प्रैक्टिशनर या ऑडिटर प्रैक्टिशनर? और ऑडिटर हो रहा तो? अगर ऑडिट हो रहा है तो क्या कहूंगा? ये फर्क भूलेगा? जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ फर्क भूलिया तो खुदा दी कसम मैं लित्र ला लेना। भूलेगा तो नहीं? अभी नो नो कह रहे हैं। यहाँ क्लास खत्म हुई, वहां सब कुछ आप लोग रिफ्रेश कर लेते हैं खुद को, सारा कैशे मेमोरी फेंक देते हैं। अच्छा जी सर जी, अश्योरेंस एंगेजमेंट की एक डेफिनेशन है जो कि इन्हीं 5 चीजों से मिलके बनी, और जहां पे डेफिनेशन आ जाती है वो हमें रट्टा लगाना पड़ जाता है। जहां पे डेफिनेशन आ जाए वो हमें क्या करना पड़ जाता है? अनफॉर्चुनेटली क्रैम करना पड़ता है। डेफिनेशन पर गौर करते हैं, डेफिनेशन पर गौर करते हैं जरा तसल्ली के साथ। आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप पे लिखी आ रही होगी, क्या आपको नजर आ रही है डेफिनेशन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? क्या आप देख पा रहे हैं? सर जी वो कहता है एन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट कहते हैं एक्टिविटी को, एंगेजमेंट कहते हैं किस चीज को? एक्टिविटी को, जिसमें एक प्रैक्टिशनर, एक प्रैक्टिशनर aims to obtain sufficient appropriate evidence। प्रैक्टिशनर का मकसद क्या होता है कि वो क्या हासिल करे? एविडेंस। और एविडेंस की 2 फीचर्स होते हैं, एक सफिशिएंट और एक अप्रोप्रिएट। अब ये क्या होते हैं फिलहाल के लिए भूल जाएं, बस ये वर्ड को फिलहाल क्रैम कर लें।
इसके ऊपर तसल्ली से बात करेंगे चैप्टर 4 में जाके कि सफिशिएंट क्या है और अप्रोप्रिएट क्या है। तो प्रैक्टिशनर का एम क्या है, उसका मकसद क्या है कि वो क्या हासिल करे, एविडेंस। सर कैसा एविडेंस, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, जिसके ऊपर उसने क्या देना है, कंक्लूजन। क्या देना है, कंक्लूजन। मुझे बताइए जो कंक्लूजन है इसका दूसरा नाम क्या होगा, वो किस तरह अपने ये कंक्लूजन रिपोर्ट एग्जैक्टली ये कंक्लूजन जो वो देगा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती है किसका, इंटेंडेड यूजर का। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी किसका, इंटेंडेड यूजर का। इंटेंडेड यूजर कौन है, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इंटेंडेड यूजर कौन है, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। या मुझे बताओ रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी थी, ऑडिट हो या रिव्यू हो, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी होगी, मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स। ऑडिट हो या रिव्यू हो, सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया। अब अगेन ऑडिट हो या रिव्यू हो, क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, आईएफआरएस। तो ऑडिट हो या रिव्यू हो, क्या थ्री पार्टी रिलेशनशिप में कोई चेंज आएगा, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे इन बच्चों से बख्श दे, इन बच्चों के गुनाह माफ फरमा। ओ भाई चेंज आएगा, थ्री पार्टी में चेंज आता है, एक में ऑडिटर है एक में प्रैक्टिशनर है, कब बड़े होंगे, बाकी दोनों पार्टीज वही हैं। एक में नाम क्या यूज करूंगा, इंसान वही है, इदारा वही है, मगर नाम बदल जाएगा ना। एक में नाम है ऑडिटर और एक में नाम क्या है, प्रैक्टिशनर। क्या सब्जेक्ट मैटर चेंज होगा, भैया क्या सब्जेक्ट मैटर चेंज होगा, क्या क्राइटेरिया चेंज होगा, क्या क्राइटेरिया चेंज होगा, क्या एविडेंस चेंज होगा। मैं फिर पूछता हूं, क्या एविडेंस चेंज होगा, सोच में चले गए, क्या एविडेंस चेंज होगा, होगा, होगा। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, नाम बदल जाएगा। अगर ऑडिट है तो मैं क्या कहूंगा, ऑडिट एविडेंस। और अगर रिव्यू है तो मैं क्या कहूंगा, खाली एविडेंस। खाली एविडेंस, आपने गौर नहीं किया ऊपर ये जो वर्ड एविडेंस लिखा हुआ ये खाली है, इसके साथ ऑडिट गायब है। अदरवाइज ये क्या लिखा होता, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या वर्ड ऑडिट लिखा हुआ था ऊपर। तो अगर रिव्यू है तो खाली एविडेंस, अगर ऑडिट है तो ऑडिट एविडेंस। क्या रिपोर्ट चेंज होगी, एक तरफ ऑडिट रिपोर्ट एक तरफ रिव्यू रिपोर्ट, एक तरफ ऑडिट रिपोर्ट और एक तरफ रिव्यू रिपोर्ट। भाई ये क्लियर है, भैया जी क्लियर हो गई। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं जरा आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इन बच्चों को सीधा कर सकूं। ये जो अश्योरेंस है, क्या इसमें सिर्फ ऑडिट है, यस और नो बता दें बस। क्या अश्योरेंस का मतलब सिर्फ ऑडिट होता है, मुझे यस और नो बताना है आप लोगों ने। जी इकरा किधर गायब हो बेटा, हमजा जाग जाओ, सुबह हो गई है प्यारे। सर जी क्या अश्योरेंस का वर्ड सिर्फ ऑडिट के लिए यूज होता है,
नो। क्या अश्योरेंस का वर्ड सिर्फ रिव्यू के लिए यूज होता है? क्या अश्योरेंस के अंदर सिर्फ ऑडिट और रिव्यू ही होता है? क्या अश्योरेंस में सिर्फ ऑडिट और रिव्यू ही है? क्या अश्योरेंस में, सोच के जवाब दें, सोच के जवाब दें, सोच के जवाब दें, क्या अश्योरेंस में सिर्फ ऑडिट और रिव्यू ही है? तो मिक्स नहीं हो रहा, आप मिक्स कर रहे हैं। मैं बताता हूं दोबारा। देखें, हमने क्या कहा, दोबारा देखते हैं। हमने कहा एक बड़ा दरख्त है। इकरा बात सुनना गौर से, इकरा बात सुनना गौर से। हमने कहा एक बड़ा दरख्त है, पुराना। उस दरख्त की बहुत सारी ब्रांचेस है, शाखें हैं। वो दरख्त अश्योरेंस, वो दरख्त क्या है? अश्योरेंस। फिर उसकी एक शाख का नाम दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बाकी सारी शाखों को हमने कहा अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अश्योरेंस एक दरख्त है, उस अश्योरेंस की एक ब्रांच का नाम दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके अलावा जितनी भी ब्रांचेज हैं, दोज आर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अश्योरेंस है, ये दो तरह की है, या ऑडिट या रिव्यू, या ऑडिट या रिव्यू। ऑडिट डिटेल्ड, लॉन्ग, लेंथी काम है। रिव्यू कम टाइम में हो जाता है। ऑडिट के अंदर पॉजिटिव अश्योरेंस देनी है, रिव्यू के अंदर नेगेटिव अश्योरेंस देनी है। ऑडिट पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस है, रिव्यू नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस है। और जो बाकी ब्रांचेस हैं, जो बाकी ब्रांचेस हैं, वो है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उनको हम कंबाइन एक ही नाम दे देंगे, अश्योरेंस। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट एक बड़ा दरख्त, उसके दो हिस्से कर दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग कर दिया और अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग कर दिया। जो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसको एक नाम दे दिया अश्योरेंस, वो चाहे किसी की भी हो, खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, किसी भी चीज को चेक करना अश्योरेंस है। मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना या ऑडिट होगा या रिव्यू होगा। अब कैसे पता चलेगा कि ऑडिट क्या और रिव्यू क्या है? टाइम, काम की लेंथ, किस तरह की एश्योरेंस दे रहे हैं, असाइनमेंट किस तरह की है। अब बात क्लियर हुई जी? ये अब पॉइंट क्लियर हो गया? जी जनाब, बताएं। यहां तक ऑल क्लियर है? क्या नाम है? इकरा? बच्चा पहुंच गया यहां तक? जी आमना, आमना ने बता दिया, अना ने नहीं बताया, हमजा ने भी नहीं बताया, रूमी ने अंगूठा दिखाया था। जी बाकी हजरात जरा बताएं यार, यहां तक बात समझ आ गई है? इकरा, आर यू डन? आपको मिक्स हो रहे थे, अब अनमिक्स हो गए।
Ikra is, I guess, with us, but she is nowhere to be found. जी जी, इकरा ने कहा सर, और आगे सर काइंडली, सर काइंडली। अच्छा सवाल है रूमी का। नहीं जनाब, दोबारा से करते हैं। लेट्स डू इट अगेन, कोई टेंशन नहीं लेनी। हम एक स्लाइड निकालते हैं और उस स्लाइड पे लिखते हैं, एक मैप बना देते हैं, एक मैप कर लेते हैं उसको। देखिएगा गौर से, हमने कहा अश्योरेंस एक ब्रॉड वर्ड, एक ब्रॉड टर्म, और हमने ये कहा किसी भी चीज को वेरीफाई करना अश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर से दो शाखें निकलती हैं। एक ब्रांच है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, और एक ब्रांच है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना। यानी कि अकाउंट्स को अलग कर दिया और अकाउंट्स के अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं उनको अलग कर दिया। ठीक है, जब हमने ये अलग अलग किया तो ये जो आया ना मेरे पास, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, इसको हमने नाम दे दिया अश्योरेंस का। ये है अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसको नाम क्या दे दिया, अश्योरेंस एंगेजमेंट। ऊपर वर्ड था खाली अश्योरेंस, मगर अब अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूं तो यहां से सब ब्रांचेस निकलती हैं, या ये ऑडिट होगा या ये रिव्यू होगा, या ये ऑडिट होगा या ये रिव्यू होगा। ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है? ऑडिट लॉन्ग लेंथी 3 से 4 महीनों की असाइनमेंट है, ये शॉर्ट लेस टाइम में, यानी कि 1 से 2 महीने में खत्म हो जाती है, मगर दो भी ज्यादा मैंने कर दिए हैं। ये लेस देन इक्वल टू 1 मंथ में खत्म हो जाती है। ऑडिट के अंदर हम कहते हैं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑडिट में हम लोग पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस देते हैं, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस देते हैं। और इस पॉजिटिव फॉर्म का मतलब पता क्या होता है, कि बेशक तुम्हारे अकाउंट सही है या गलत है, तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है, तुमने घुमा फिरा के डिस्कस नहीं करना, तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है, घुमा फिरा के डिस्कस नहीं करना। मगर रिव्यू में क्या होता है,
रिव्यू में हम देते हैं नेगेटिव अश्योरेंस, नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस, या मैं इसको मॉडरेट अश्योरेंस भी कह सकता हूं, मैं इसको मॉडरेट अश्योरेंस भी कह सकता हूं। यहां पे हम घुमा फिर आगे बताते हैं, यहां पे हम शुरू करते हैं कहानी को, नथिंग हैज कम टू माय attention that causes me to believe, वो पूरी कहानी शुरू हो जाती है कि nothing has come to my attention that causes me to believe को तुम्हारे अकाउंट्स टू वन फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो घुमा फिर आगे बात हो रही है। तभी ये क्या है? नेगेटिव। तभी ये क्या है? नेगेटिव। अच्छा, अभी फर्क खत्म नहीं हुए। ऑडिट में ऑडिटर होता है, यहां पे प्रैक्टिशनर, यहां पे प्रैक्टिशनर। ऑडिट में हम लोग ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं, यहां पे हम लोग खाली एविडेंस हासिल करते हैं। ऑडिट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, यहां पे रिव्यू रिपोर्ट इशू होती है। आपकी किताब में चैप्टर 1 से लेके 14 तक ऑडिट है, चैप्टर 15 रिव्यू है, और चैप्टर 1 का यूनिट 3 बस हल्का सा जिक्र करता है इस एरिया के ऊपर, हल्का सा तस्करा, स्लाइट नॉलेज देता है बस। अब क्लियर? कौन आराम है? हाँ जी गाइस, बताएं यार, ओके हो गया? वहां तक ओके? डन? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? चल, आज की आखिरी बात, लास्ट, बिल्कुल लास्ट बात। आपको याद है हमने शुरू में एक बात की थी आज की क्लास के स्टार्ट में, हमने कहा था कि ऑडिट रीजनेबल होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? Why there is reasonable assurance and not absolute assurance? जी, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काम आएगा बाद में भी। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्योंकि हम हर तरह की गलती नहीं पकड़ सकते, हम हर चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते, हम हर एस्पेक्ट को टाइमली नहीं देख सकते, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को 3-4 महीने में चेक करना होता है, ऑर्डर भी एक इंसान होता है, ऑर्डर सैम्पलिंग पे चलता है, उसको हर जगह की एक्सेस नहीं दी जा सकती, ऑडिट कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है, ऑडिटर का काम फ्रॉड पकड़ना नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग कह रहे हैं।
जजमेंट बेस्ड काम करता है। जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डेप्रिसिएशन एक जजमेंट है, वो कितने % चार्ज करनी है कोई फिक्स तो होती नहीं है। तो इसी तरह ऑडिट भी जजमेंटल होता है। ठीक है, अच्छी बातें बता रहे हैं। बेसिकली मैंने आपसे क्या पूछा जनाब, मैंने आपसे पूछा ऑडिट की लिमिटेशंस। क्या ऑडिट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है? क्या कॉस्ट बहुत हाई है? क्या हम लोग जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं कंपनी के लोगों को बार बार तंग करते हैं, उनको बार बार जलील करते हैं कि यार चलो ये बताओ फिर ये बताओ फिर ये बताओ, वो हमसे आवाजार हो जाते हैं। इसे कहते हैं डिसरप्शन। इसे क्या कहते हैं? डिसरप्शन। तंग आ जाते हैं हमसे। फिर बहुत सारी चीजें एस्टिमेट्स पे बेस कर रही होती। बहुत सारी चीजें ऑडिट में एस्टिमेट्स पे बेस कर रही होती। फ्रॉड अगर मैनेजमेंट ने किया है तो साफ सी बात, अगर एक बंदा फ्रॉड करेगा वो जल्दी पकड़ा जाएगा। तो फ्रॉड से बचने के लिए या फ्रॉड ना पकड़ा जाए, दो लोग मिलकर फ्रॉड कर रहे होते हैं, कोलिजन बना के फ्रॉड कर रहे होते हैं। दो लोग मिल के फ्रॉड कर रहे होते हैं, कोलिजन बना के फ्रॉड कर रहे होते हैं। ऑर्डर वाइज सैम्पलिंग पे काम करते हैं। 100% चीजों को वेरीफाई वैसे भी नहीं कर सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। जितना मर्जी कंपनी का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बनाया तो किसी ना किसी इंसान ने होगा। तो देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस इन कंट्रोल्स। फिर लास्ट जुमला, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। मुझे बताइए आखिरी जुमले को छोड़ के ऊपर वाली 6 बातें समझ आती हैं? आखिरी जुमले को छोड़ के ऊपर वाली 6 बातें क्लियर है? फिर मैं आखिरी पॉइंट पे आऊं। आखिरी पॉइंट को छोड़ के ऊपर वाली बातें क्लियर हुई हैं? चले अब आखिरी जुमला सुनने फिर क्लास को एंड करते हैं। ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। इससे क्या मुराद है? फर्ज करें आप ऑडिटर हैं, क्लाइंट में पहुंचे हैं और आपसे कहा गया है कि हमने ये एसी परचेज किया है 3 महीने पहले और ये रही इसकी डेप्रिसिएशन, ये रही इसकी रिसीट, इस पे इसकी कॉस्ट लिखी आ रही है और ये रहा उसका खर्चा जो कि हमने रिकॉर्ड किया। अब जो रसीदें आपके हाथ में है, तो फर्ज करें अगर ये एक रसीद है एसी बाय करने की रसीद, तो ये रसीद मुझे ये मानने पे मजबूर कर रही होगी कि वाकई में कंपनी ने ये एसी खरीदा है। तो ये रसीद एक ऐसा एविडेंस है जो कि मुझे परसुएड कर रहा है, मुझे मानने पे मजबूर कर रहा है कि हाँ वाकई में कंपनी ने ये एसी खरीदा होगा। तो ऐसा ही होता है नॉर्मली, जो आपको एविडेंस मिलते हैं ना वो परसुएसिव होते हैं। कंक्लूसिव कब होंगे? जब आपके सामने ये एसी खरीदा गया हो, आपके सामने इस एसी की इंस्टॉलेशन की हो, आपके सामने सब कुछ हुआ हो, तब आप कहेंगे हाँ यार चूंकि मेरे सामने हुआ था तो मैं इसके ऊपर 100% कंक्लूसिव हूं कि ये इन्होंने सही काम किया। और परसुएसिव क्या होगा? वो चीज जो कि आपके आंखों के सामने नहीं। तो चूंकि आप ऑडिट करने के लिए साल के एंड पे जाते हैं, साल के शुरू में अपॉइंट हो जाते हैं, मगर ऑडिट कब स्टार्ट होता है? साल के एंड पे। तो जब आप जाते हैं उन्होंने सब कुछ तो कर लिया होता है, जितने कागजात वो आपको देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको देते हैं, रसीदें आपको देते हैं, वो सब कुछ जब आपके सामने रखा जाता है तो आप मानने पे मजबूर हो रहे होते हैं कि हाँ यार वाकई में ऐसा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑडिट का। इसलिए इससे बचने के लिए ऑडिटर को स्केप्टिक होना पड़ता। इससे बचने के लिए ऑडिटर को
स्केप्टिक होना पड़ता है, अपनी अकल चलानी पड़ती है। ये स्केप्टिक क्या होता है? जजमेंट किसे कहते हैं? ये हमारा कल का टारगेट। यहां तक बात समझ आ गई? स्केप्टिसिज्म, जजमेंट, ये हम लोगों ने कल कवर करना। आज के लिए इतना बहुत है। मगर क्या यहां तक कहानी समझ आ गई है? जी। कंक्लूसिव कहते हैं एक चीज जो कि आपके सामने पेश आई, जो आपने खुद की है। परसुएसिव कहते हैं आपके सामने नहीं हुई थी, मगर एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार वाकई में ऐसा हुआ होगा। अब ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, वो तो तब पता चलेगा जब आप काम करेंगे, जब आप एविडेंस हासिल करेंगे। और एविडेंस कैसे आएगा? जब आप सब्जेक्ट मैटर को पकड़ के क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे। ईशा क्लियर? जी। चलो, तो किताब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, 1, 2 एंड 5 आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। असाइनमेंट आपकी आज पहली क्लास खत्म होते ही 5 बजे तक आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी। आपने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने फिलहाल ग्रुप में ही फॉरवर्ड करना। ठीक है? चैप्टर नोट शेयर करवा दें और खुदा का नाम लें, ग्रुप डिस्क्रिप्शन देखें। मैंने कल पूरी ड्राइव की लिंक लगाई है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में पूरी किताब पड़ी हुई है। चैप्टर वाइज नोट्स हैं, सवाल अलग कर दिए, जवाब अलग कर दिए, मैंने सारा काम कर दिया आपके लिए। मैं बड़ा चंद इंसान हूं, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। मैं सब कुछ शेयर कर चुका हूं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? कल मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा, भाग जाए।